हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेम 4 की बुक स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का चैप्टर नंबर 7 और इस चैप्टर का नाम है एंगेजिंग विद एजुकेशन राइटिंग। तो इस वीडियो में जानेंगे एजुकेशन राइटिंग के बारे में। हम बात करेंगे इसकी मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और भी बहुत कुछ। हम पूरे इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन राइटिंग। सो इन जनरल, मीनिंग ऑफ एजुकेशन राइटिंग इज राइटिंग अबाउट और related to education or writing for education. It is sometimes called by the name academic writing. Academic writing is the process of breaking down ideas and using deductive reasoning, formal voice, and third person point of view. It is about what you think and what evidence has contributed to that thinking. So education writing means ये word related है education से, या फिर writing for education means education से related लिखना, और इसका कभी कभी हम academic writing के नाम से भी जानते हैं। सो academic writing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ आइडियाज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और यूज़ करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, फॉर्मल वॉइस और थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन्स कि कोई एक थर्ड पर्सन किसी एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में क्या क्या जानता है और उस नॉलेज के क्या क्या एविडेंस है, मीन्स उस नॉलेज का क्या सोर्स है। सो एजुकेशनल राइटिंग begins at the knowledge level of the audience and increase their learning. तो एजुकेशनल राइटिंग शुरू होती है एक किसी ऑडियंस की नॉलेज लेवल से, जिससे कि उसकी जो लर्निंग है वो आगे आगे इंक्रीज होती चली जाती है। मोर देन रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग टू एजुकेशन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटीज, लोकेशन, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। मीन्स एजुकेशन राइटिंग हमें किसी एक पर्टिकुलर किसी भी इवेंट के बारे में पूरी नॉलेज देती है और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता चलता है। सो द एजुकेशन राइटर स्टडीज audiences to meet their intellectual expectations, research with accuracy, keep this type of writing interesting and fair. So जो एजुकेशन राइटर हैं वो ऑडियंसेस की जो इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेशन उनको स्टडी करते हैं ताकि वो उनकी जो भी सारी एक्सपेक्टेशन उनको समझ सके, और रिसर्च करते हैं अच्छी तरह से ताकि उनकी जो राइटिंग है, जिस टाइप की राइटिंग है, वो इंटरेस्टिंग हो और फेयर हो सभी के लिए। A broad definition of education writing is any writing done to fulfill a requirement of a college or university. तो एक ब्रॉड डेफिनेशन है एजुकेशन राइटिंग की कि एक ऐसी राइटिंग जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पब्लिकेशन दैट आर रीड बाय टीचर्स एंड रिसर्चर्स और प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेस। तो एक ऐसी पब्लिकेशन भी है जो कि रीड की जाती है टीचर्स के द्वारा और कुछ रिसर्चर्स और कुछ जो कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किया जाता है। सो अ वेरी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन राइटिंग कुड इंक्लूड एनी राइटिंग असाइनमेंट गिवन इन एन एकेडमिक सेटिंग। तो एक इसकी डेफिनेशन है एजुकेशन राइटिंग की कि मीन्स ऐसी राइटिंग असाइनमेंट जो कि एकेडमिक सेटिंग में दी जाती है। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एजुकेशन राइटिंग। So there may be many types of education writing, but most important are, तो देखिए बहुत तरह की एजुकेशन राइटिंग होती है। सो कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में बात करेंगे, जैसे एसे, रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, एकेडमिक जर्नल्स, डिसर्टेशन एंड थीसिस, एब्स्ट्रैक्ट, शॉर्ट समरी ऑफ अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट, एक्सप्लिकेशन, अ वर्क विच एक्सप्लेन अ पार्ट ऑफ वर्क। तो ये कुछ टाइप्स हैं एजुकेशन राइटिंग की। आपने कुछ कुछ इनके नाम सुने भी होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन राइटिंग, कि एक एजुकेशन राइटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो फर्स्ट है प्लानिंग। सो देयर शुड बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्लानिंग बिफोर राइटिंग अ पेपर, सो इट वुड बी एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड। तो देखिए, कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले हमें उस इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए,
उस इंसिडेंट के बारे में हमारी पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मतलब कि उसमें हमें लिखना क्या है, उसके बारे में क्या लिखना है, कौन कौन से कैरेक्टर यूज़ करने हैं और किस चीज़ के बारे में क्या कौन कौन से इवेंट हुए हैं उस चीज़ में। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें रिसर्च होनी चाहिए। मीन्स ये सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए सबसे पहले। सेकेंड, आउटलाइन। अ प्रॉपर आउटलाइन इज अ मस्ट फॉर राइटिंग फॉर एजुकेशन। तो सबसे पहले हमें एक आउटलाइन तैयार करनी चाहिए किसी भी एजुकेशन राइटिंग के लिए, लिखने के लिए। सबसे पहले में उसकी एक आउटलाइन का पता होना चाहिए कि उसका मेन एम क्या है। It will not only help in formulate thoughts, but it will also make aware of certain relationship between topics. तो इससे हमें हेल्प मिलेगी, ना कि सिर्फ उसमें अलग अलग थॉट्स लाने के लिए, बल्कि जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उसमें अलग अलग इवेंट्स हुए हैं उनके बीच का क्या रिलेशन है वो हमें पता लगेगा. So it helps to determine the pertinent information to be included in the paper or essay. तो इससे हमें हेल्प मिलती है कि जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें लिखना है, उस पेपर में इंक्लूड करना है, वो सारी चीज़ें वो पहले से डिसाइडेड हो. तो हमें उस एक जो भी हमें पर्टिकुलर राइटिंग लिख रहे हैं उसका एक आउटलाइन तैयार कर लेना चाहिए ताकि हमें थोड़ी सी हेल्प मिले सोचने में भी, हमारी जो थिंकिंग है उस लेवल तक जा सके. सो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, सेकेंड है आउटलाइन. सो थर्ड स्टेप है कॉम्प्लेक्सिटी. सो एजुकेशन राइटिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड हैज लॉन्गर वर्ड्स. तो एजुकेशन राइटिंग कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ लॉन्गर वर्ड्स भी हैं. सो द वोकैबुलरी यूज्ड बाय द रिटन लैंग्वेज इज मोर वैराइड देन वन यूज्ड इन कॉन्वर्जेशन. तो जैसे कि हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं हमारी कॉन्वर्जेशन में, तो उससे ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. मीन्स हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए. हमारा जो वर्ड का लिखने का तरीका है वो भी हमारा थोड़ा सा अलग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए. थोड़ा उसका जो लेवल है वो हाई होना चाहिए. सो इट यूजेस मोर नाउन बेस्ड फ्रेजेस देन वर्ब बेस्ड फ्रेजेस. तो ऐसे हमें फ्रेज यूज करना चाहिए जो नाउन बेस्ड होते हैं, ना कि वर्ब बेस्ड हो. फोर्थ, फॉर्मेलिटी. सो एजुकेशन राइटिंग इज रिलेटिवली फॉर्मल. In general, this means that in an essay, you should avoid colloquial words and expressions. तो जो एजुकेशन राइटिंग है वो एक फॉर्मल वे में लिखने का तरीका है. तो जैसा कि हम अपने जो भी हम कुछ लिखते हैं तो उसमें हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, लेकिन जब हम एजुकेशन राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें फॉर्मेलिटी शो करनी होती है. मीन्स हमें कॉलोकियल वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स जो हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, और जो हमारी एक्सप्रेशन है वो भी थोड़ा उनका जो लेवल है वो हाई होना चाहिए एज कंपेयर टू इनफॉर्मल लेवल. सो इसमें हमने अभी तक 4 स्टेप्स पढ़े. फर्स्ट प्लानिंग, सेकेंड आउटलाइन, थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, फोर्थ फॉर्मेलिटी और फिफ्थ स्टेप है हमारा प्रिसिशन. सो इन एजुकेशन राइटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन प्रिसाइसली. मीन्स जो उस इंसिडेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, हमें उन्हें थोड़ा सा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि जो पूरा उस इंसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो पूरा अच्छी तरह से डिटेल में लिखा हो. फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ पीपल बट एग्जैक्ट फिगर लाइक 50 मिलियंस पीपल. मोस्ट रिलायबल सोर्सेज शुड बी यूज्ड. तो जैसा कि आपको इधर बताया गया कि जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, हम लिखते हैं अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन हमें ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है. हम इसकी जगह एक प्रिसाइज वे जिससे हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिले, जैसे अ लॉट ऑफ पीपल की जगह 50 मिलियन पीपल लिखेंगे. सो ये तो बस एक एग्जाम्पल था. इसी तरह से ये बताया जा रहा है कि आपको हर एक चीज़ प्रिसाइज वे में देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उससे उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता लग सके और उसका जो सोर्स है वो भी पता लग सके. सिक्स्थ है आपका ऑब्जेक्टिवली. सो रिटन लैंग्वेज इज इन जनरल ऑब्जेक्टिव रादर देन पर्सनल. तो जो भी हम लैंग्वेज लिख रहे हैं वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ना कि किसी पर्सनल व्यू में होनी चाहिए. दिस मीन्स द मेन एम्फेसिस शुड बी ऑन द इंफॉर्मेशन वट यू वॉन्ट टू गिव एंड द आर्ग्यूमेंट्स यू वॉन्ट टू मेक रादर देन यू. देखिए, कोई भी
आपसे आपका ओपिनियन नहीं जान रहे हैं, जो आपको उस इंसिडेंट के बारे में पता है, जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आपको उसमें लिखनी होती है। Nobody really wants to know what you think or believe. कोई ये नहीं जानना चाहता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बिलीव करते हैं। They want to know what you have studied and learned and how this had led you to your various conclusion. तो जितनी भी सारी ऑडियंस है वो बस ये जानना चाहती है कि आपने क्या स्टडी किया है, क्या लर्न किया है, और आप किस तरह से इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। सो नो पर्सनल ओपिनियन शुड बी गिवन। कोई भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, बस आपको उस इंसिडेंट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है। So in general, avoid words like I, me, myself. Don't write in my opinion. This is very interesting study. Right? This is very interesting study. तो देखिए, कभी भी अब आपको एजुकेशनल राइटिंग में अपना ओपिनियन नहीं देना है। मीन्स ऐसे वर्ड यूज नहीं करने जिससे आपकी लैंग्वेज का पता लगता हो, जैसे आई, मी, माई सेल्फ। इससे आपके ओपिनियन का पता लगता है। आपको इसकी जगह यूज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन माई ओपिनियन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। आपको इसकी यूज करना है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव वे में हम इस चीज को डिटेल में लिखते हैं, ना कि अपने ओपिनियन के वे में लिखते हैं। 7th आपका स्टेप है एक्सप्लिसिटनेस। सो एजुकेशन राइटिंग इज एक्सप्लिसिट अबाउट द रिलेशनशिप इन द टेक्स्ट एंड इट्स रेलेवेंस फॉर द सेंट्रल थीम। तो एजुकेशन राइटिंग में हम कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जो हर एक टॉपिक को साथ में लेकर चलते हैं। मीन्स एक हमारा सेंट्रल थीम होता है। सो देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू एम्फसिस दिस कनेक्शन एंड दे आर ऑल कॉल्ड सिग्नलिंग वर्ड्स। और इन वर्ड्स को हम बोलते हैं सिग्नलिंग वर्ड्स, जो एक इवेंट को दूसरे इवेंट से रिलेट करते हैं और उसे जोड़ने का काम करते हैं। So these signaling words may be, however, because, similarly, in addition, for example, etc. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं कंजक्शंस, इसी तरह से ये वर्ड्स है जिनको हम बोलते हैं सिग्नलिंग वर्ड्स, जो हमारे दो इवेंट को साथ में जोड़ने का काम करते हैं। तो जिससे हमें नए टॉपिक में पुरानी नॉलेज को हम लेकर आगे चलते हैं। 8th, accuracy. Education writing uses vocabulary accurately. Be accurate in the use of grammar. तो जब भी आप एजुकेशन राइटिंग लिख रहे हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो आपकी ग्रामर है उससे बिल्कुल एक्यूरेटली आपको यूज करना है। चूज द करेक्ट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग, असेंबली, गैदरिंग और कॉन्फ्रेंस। तो आपको एक करेक्ट वर्ड यूज करना है हर एक सेंटेंस के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, कि कौन सा जो वर्ड है उस लाइन के लिए परफेक्ट मैच करता है। जैसे कि मीटिंग, असेंबली, गैदरिंग और कॉन्फ्रेंस। तो आपको जैसे देखिए इन चारों का मतलब तो सेम है, लेकिन जो भी आप एजुकेशन राइटिंग लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में इन चारों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड अच्छी तरह से परफेक्ट मैच करेगा। So hence, extra attention should be paid when using words with a specific meaning, and the writer should know that there is a clear distinction between phonetics and phonemics. तो एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है और देना भी चाहिए, क्योंकि राइटर को ये पता होना चाहिए कि उसका मेन एम क्या है। उसे फोनेटिक्स और फोनेमिक्स के बीच का क्लियर डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए, क्या डिफरेंस है इनके बीच में, और ताकि जो भी एजुकेशन राइटिंग हम लिख रहे हैं उसको एक डिटेल वे में हम ऑडियंस तक पहुंचा सकें। इन एक्यूरेसी वी हैव टू हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ ग्रामर, वर्ड चॉइस, वोकैबुलरी, स्पेलिंग और पंचुएशन। तो एक एक्यूरेसी बनाने के लिए हमें एक ग्रामर का लेवल हमारा हाई होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड की हमारी ग्रामर होनी चाहिए। हमारी जो वर्ड की चॉइस है, सेलेक्टिवनेस है जो वर्ड की, वो सही होनी चाहिए। मीन्स एक्यूरेट वे में एक हमारा जो लिखने का तरीका है वो हाई लेवल का होना चाहिए।
हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पंचुएशन मार्क हम जरूर दें। सो 9th आपका स्टेप है हेजिंग। हेजिंग इज अ क्वाइट डिफिकल्ट फीचर टू अंडरस्टैंड इन एजुकेशन राइटिंग। The writer has to make decision about his stance on a particular subject or the strength of the claim he is making. So strong claim should be avoided such as this proves. तो देखिए जब भी कोई राइटर एजुकेशन राइटिंग के बारे में लिखता है तो उसे कुछ ऐसे वर्ड से, ऐसे कुछ फ्रेजेस से दूर रहना चाहिए जिससे ये प्रूव होता है कि हम कुछ ऐसी बात पर जोर दे रहे हैं जो एग्जैक्टली 100% सच हो। जैसे कि एग्जाम्पल के दिस प्रूव्स। सो इंस्टेड यूज ऑफ फ्रेज इट कुड बी सजेस्टेड दैट। सो हमने एक जैसे अभी एग्जाम्पल लिया उसमें हमने किया दिस प्रूव्स दैट, तो हम उसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं इट कुड बी सजेस्टेड दैट। मीन्स इस जिसमें ऐसे वर्ड्स में जिसमें आपकी 100% उसमें मीन्स 100% आपका क्लियर ना हो, आप कोई भी बात प्रूव नहीं कर रहे हो, बस जस्ट आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 10th अप्रोच। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ एजुकेशन writing, as readers have to follow the path that brought the writer to his conclusion. So deductive reasoning एक बड़ा पार्ट है हमारी एजुकेशन राइटिंग का एज अ रीडर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम किसी तरह उस जो भी हम एजुकेशन राइटिंग लिख रहे हैं उसमें जो हमारा कंक्लूजन है वो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। मीन्स हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच सकें। ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही कहीं घूम गए, ऐसा बिल्कुल ना हो। इसलिए डिडक्टिव रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रेस में, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जनरल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि हमने इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड पढ़ा था, डिडक्टिव मेथड में हम जाते हैं जनरल टू स्पेसिफिक और इंडक्टिव मेथड में जाते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। तो इस केस में हमें डिडक्टिव रीजनिंग में जाना है, मीन्स जनरल to specific conclusion. So 11th, responsibility. Education writing should be treated with responsibility. Everything stated should be accompanied by proofs and justification, and no assumption are allowed. Sources should be also be mentioned. तो जब भी हम एक एजुकेशन राइटिंग लिखते हैं तो हमारा एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए। वो बात 100% श्योर होनी चाहिए कि आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये 100% श्योर हो आप उस चीज के बारे में। कोई भी आपको अजम्पशन नहीं लगानी है, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देना है, ये सब कुछ इस एजुकेशन राइटिंग में अलाउड नहीं होता। और जो आपका सोर्स हो उस इंफॉर्मेशन का वो आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली है, मीन्स आपको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, उसका सोर्स आपको मेंशन ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन राइटिंग, मीन्स एजुकेशन राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो चलिए बात करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो आप बात करते हैं टाइटल की। मेन जो टाइटल है वो आपका कैसा होना चाहिए। सो द टाइटल शुड बी एज डायरेक्ट एज पॉसिबल एंड क्लियरली स्टेट द कंटेंट ऑफ द एसे। तो टाइटल तो ऐसा होना चाहिए जिस टाइटल से पता लग जाए कि उस एसे का कंटेंट क्या है, वो किस जो टॉपिक है, वो पर्टिकुलर टॉपिक है वो किस चीज से, किस इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो ऐसा आपका टाइटल होना चाहिए। सेकेंड, एब्स्ट्रैक्ट, अ शॉर्ट समरी ऑफ द एसे। मीन्स एक जो भी आपने ऐसे लिखा है, जो भी आपने एजुकेशन राइटिंग लिखी है, उसकी एक शॉर्ट समरी होनी चाहिए जिससे हमें पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू पता लग जाए कि इस टॉपिक में है क्या क्या। थर्ड, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। इट हेल्प्स अदर रिसर्चर्स ऑफ द टॉपिक और फील्ड टू फाइंड द आर्टिकल यूजिंग इंटरनेट एंड लाइब्रेरी रिसर्च इंजन। कुछ ऐसे कीवर्ड्स की लिस्ट होनी चाहिए उसमें जिससे कोई भी रिसर्चर किसी भी फील्ड किसी भी आर्टिकल को इंटरनेट पे सर्च कर सके या फिर लाइब्रेरी रिसर्च इंजन में, तो जिससे हमें उस टॉपिक में कुछ भी ढूंढना हो वो हमें मिल सके। फोर्थ, इंट्रोडक्शन। सो इट आउटलाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे एंड एक्सप्लेन्स इट्स एम्स। मीन्स हमें उस जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए।
ये जो भी हमारा टॉपिक है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एक आउटलाइन होनी चाहिए, और जो भी हमने एक्सप्लेन किया है उसका मेन एम क्या है वो हमें इंट्रोडक्शन से पता लगना चाहिए। फिफ्थ, मेन बॉडी, द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे एंड सपोर्टिंग एविडेंस डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्शंस। तो देखिए, जो भी हम ऐसे में लिखते हैं, जो भी हम किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है, और वो चीजें सारी एक सेक्शन में, अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड होती हैं। सो सिक्स्थ, कंक्लूजन, a summary of how the essay has contributed to furthering understanding of the topic। मीन्स जो भी हम ऐसे लिख रहे हैं, हम उसका किस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, मीन्स उसको हमने रीड किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो हम आखिर में हमारा कंक्लूजन क्या आया है उसको देखकर। सेवेंथ, नोट्स, एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन विच डज नॉट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट। तो नोट्स एक एजुकेशन राइटिंग में होना चाहिए। नोट्स मीन्स ऐसी चीज जो उस ऐसी में, उस मेन बॉडी में आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो उससे रिलेटेड। एट्थ, बिब्लियोग्राफी, अ लिस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेस यूज्ड इन द ऐसे। तो हमने जो ऐसे लिखा है, जो हमने एजुकेशन राइटिंग लिखी है, उसका क्या सोर्स है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो सब कुछ लास्ट में बिब्लियोग्राफी में मेंशन होना चाहिए। तो हमने बात की है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन राइटिंग की। तो इसका हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा, जिसमें टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, नोट्स और बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की। हम इसको कैसे कैसे स्टडी करेंगे और हर एक के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। इन द इंट्रोडक्शन, रीडर्स अटेंशन is grabbed by the author and identified the thesis of the paper. This can be done by starting with several questions, a quote from a famous work or person, some interesting facts or information, a definition of an important term related to work. जब भी हम कोई एक पर्टिकुलर ऐसे लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए, तो जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं कि हम इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक फेमस कोट लिख सकते हैं किसी एक पर्सन का, किसी एक वर्क का, कुछ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, जरूरी हो, इंटरेस्टिंग हो, वो लिख सकते हैं, या फिर किसी एक इंपॉर्टेंट टर्म की डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि उस वर्क से रिलेटेड हो। ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है बॉडी ऑफ द एसे। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द वर्क एंड द पैराग्राफ must be clearly written and be arranged in a logical order, like chronologically or in order of importance. Each initial sentence links the preceding paragraph and the whole section flows smoothly. तो देखिए, जो ऐसे की बॉडी है, मेन बॉडी है, यही हमारा मेन पार्ट होता है, जिसमें हम हर एक चीज डिटेल में लिखने की कोशिश करेंगे, और जो आपकी जो राइटिंग, जो भी आपने लिखा है, वो सब कुछ क्लियरली रिटर्न होना चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकली मीन्स जो भी हम हर एक चीज लिख रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, जिससे कि हम आगे आने वाली इंफॉर्मेशन को पिछली से इंफॉर्मेशन से लिंक कर सकें, और जो भी चीजें हैं वो आगे स्मूथली तरीके से आगे चल सकें, ताकि जो भी ऑडियंस है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कहीं भी इधर उधर ना हो, और वो प्रीवियस नॉलेज को नई इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करती चले। विद इन ईच पैराग्राफ द सेंटेंस नीड टू फ्लो एंड रेफर बैक टू दैट टॉपिक। तो हर एक पैराग्राफ में, हर एक सेंटेंस में हमें पिछली वाली जो भी हमने चीजें पढ़ी है उससे कुछ लिंक होना चाहिए। कोहेशन इज अचीव्ड by repeating important words, using synonyms for the main subject, and using transitional words like however, therefore, such as, and for example. तो कुछ ऐसे वर्ड्स का भी यूज करना चाहिए जो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक को हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन से रिलेट कर सके, उसे जोड़ सके, जिससे कि हमें उसके बारे में आगे आगे चल के अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो कुछ ऐसे वर्ड जैसे कि हाउएवर, देयरफॉर, सच एज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन को नई इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ते हैं। फर्स्ट है आपका सेक्शन, मीन्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन
मेन बॉडी ऑफ द एसे स्टार्ट्स। तो देखिए इंट्रोडक्शन के बाद आपकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है। डिवाइडिंग द मेन बॉडी इनटू सेक्शंस मेक्स द स्ट्रक्चर क्लियर टू द रीडर। तो देखिए जब भी हम मेन बॉडी को सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो रीडर के लिए जो उस एसे का स्ट्रक्चर है वो समझना इजी हो जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द राइटर टू ऑर्गेनाइज वट ही वॉन्ट्स टू से। तो ये राइटर के लिए भी हेल्प करता है कि वो कहना क्या चाहता है, उसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने में। ईच सेक्शन शुड हैव अ टाइटल, और हर एक सेक्शन का एक टाइटल होना चाहिए। मीन्स उस टाइटल से हमें उस मेन, उस जो भी हमने पैराग्राफ उसका छोटा सा लिखा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो उसके टाइटल में। ऐसा हमारा टाइटल होना चाहिए। सो इट शुड बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स, इसे हमें बोल्ड लेटर्स में लिखा होना चाहिए। हाउएवर इन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेक्शन आर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऐसे। तो जितने भी सारे हम ऐसे लिखेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, उसके जो सेक्शन है उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड होगा। मीन्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेक्शन कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे। सेकेंड, पैराग्राफ। विद इन सेक्शंस राइटिंग इज डिवाइडेड इनटू मैनी पैराग्राफ्स। A paragraph is a group of sentence that has a unified point or a theme. तो देखिए जितने भी सारे सेक्शन होते हैं उसमें जो राइटिंग होती है वो अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइडेड होती है। तो देखिए पैराग्राफ क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस, मीन्स उसमें हमने कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं जो भी हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है और थीम है। देयर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में हमारी कोई भी एक लिमिट नहीं होती। इट कैन बी 1 सेंटेंस और 50। उसमें हम एक सेंटेंस भी लिख सकते हैं और 50 भी लिख सकते हैं। हाउएवर वेरी लॉन्ग पैराग्राफ आर ऑफन अ साइन ऑफ बैड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक लॉन्ग पैराग्राफ अक्सर एक बैड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल होता है। मीन्स कभी भी हमारे जो पैराग्राफ होने चाहिए वो लॉन्ग में नहीं होने चाहिए। जो हमारा पैराग्राफ है एक शॉर्ट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए हमारे एम पे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए हमने इसकी अभी बात की है, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की, फिर बॉडी ऑफ द ऐसे, बॉडी ऑफ द ऐसे हम सेक्शन की बात की और पैराग्राफ की बात की। बॉडी के बाद आता है आपका फॉन्ट्स। अ गुड फॉन्ट ऑफ द लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन इंग्लिश राइटिंग। टाइम्स न्यू रोमन, सेंचुरी, हेल्वेटिका और ग्रामर में बी यूज्ड। तो जो फॉन्ट्स हैं उनका यूज भी करना हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इधर कुछ नाम दिए हुए फॉन्ट्स के, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, सेंचुरी है, हेल्वेटिका है। तो इसका हमें यूज करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे फॉन्ट्स हैं जो कि क्लियरली किसी भी रीडर इसे आसानी से पढ़ सकता है। सो फॉन्ट्स विच कंटेन एन एलिमेंट ऑफ डिजाइन शुड नॉट बी यूज्ड। ऐसे फॉन्ट्स का यूज नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ डिजाइन हो, मीन्स जो पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें। सच फॉन्ट्स आर गुड फॉर पैम्फलेट्स and other visual materials but can make a long academic essay tiring to read। तो जो ऐसे फॉन्ट जिसमें कुछ डिजाइन होते हैं ये हमारे पैम्फलेट्स के लिए, कुछ विजुअल मटेरियल्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे होते हैं। लेकिन जब भी हम कुछ लिख रहे हैं एकेडमिक से रिलेटेड तो ये चीज जो डिजाइन वाले फॉन्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए हमें इन्हें इग्नोर करना चाहिए और यूज करना चाहिए ऐसे फॉन्ट्स जो सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो हर एक रीडर के लिए। ऑल्सो कैरेक्टर्स शुड नॉट बी टू स्मॉल और लार्ज। जो हमारे कैरेक्टर्स होने चाहिए, जो भी हम लेटर लिख रहे हैं वो ना ज्यादा छोटे होने चाहिए ना ज्यादा बड़े होने चाहिए। अ 12 पॉइंट फॉन्ट इज द बेस्ट यूज फॉर द मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट इन द ऐसे। तो हमें 12 पॉइंट फॉन्ट का यूज करना चाहिए। मीन्स ना ज्यादा ये बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो। ऑल्सो है वाइड मार्जिन, हमारा जो मार्जिन होना चाहिए वो भी वाइड होना चाहिए। एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर एट द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। मीन्स चारों तरफ से 3 सेंटीमीटर का मार्जिन होना चाहिए। यूज 1.5 और डबल स्पेस फॉर द मेन टेक्स्ट। तो 1.5 या फिर कुछ डबल स्पेस हम यूज कर सकते हैं मेन टेक्स्ट के लिए। फोर्थ है कंक्लूजन। सो इन द कंक्लूजन the writer re-emphasize the thesis and summarize all the main points। तो कंक्लूजन में राइटर को पूरा का पूरा जो भी थीम है उसको समराइज करना चाहिए कुछ पॉइंट्स में। जो भी सारे हमने मेन पॉइंट्स लिए हैं वो सारा कुछ कंक्लूजन में ड्रॉ करना चाहिए।
द कंक्लूजन कंसिस्ट ऑफ वन पैराग्राफ विच शोज द फाइनल कंक्लूजन टू द रीडर। कंक्लूजन में एक पैराग्राफ होना चाहिए जो कि पूरा कंक्लूजन दिखा सके।